नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 17 जुलाई 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि एग्जाम CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPUSI, दिल्ली पुलिस, PET एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग एग्जाम के जर्नल अवेयरनेस के लिए यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नेशनल अफेयर्स में यानी राष्ट्रीय मामलों में IIT हैदराबाद प्रोफेसर डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI बेस्ड कोविड टेस्ट किट। इसका नाम क्या रखा गया है? कोवी होम। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। क्या नाम रखा गया है? कोवी होम। सीधे सीधे आ जाएगी, कोवी होम है क्या? मेडिसिन है या वैक्सीन है, टीका है, या जो है एक टेस्ट किट है? इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रोफेसर शिव गोविंद सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, Indian Institute of Technology, Hyderabad, has developed an artificial intelligence powered COVID-19 test kit, allowing the test to be done at home at an affordable cost। यानी बहुत ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, इसकी कीमत मात्र 400 रुपए आएगी। तो यह टेस्ट घर बैठे किया जा सकता है और 30 मिनट में ही यह परिणाम दे देगा। हालांकि अभी ICMR का अप्रूवल नहीं मिला है, इस पर अभी टेस्ट चल रहा है, जिसमें 94.2% तक इस किट की जो है दक्षता को देखा गया है, संवेदनशीलता 91.3%। तो यह जो है इस तरह से कारगर सिद्ध होगी और बताया ही इसकी लागत मात्र 400 रुपए हो जाएगी, प्रत्येक परीक्षण की लागत। तो यह महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। कौन है? IIT हैदराबाद के। कोवी होम क्या है? एक टेस्ट किट है। वो भी किस बेस पे आधारित है? इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, मड़ुआ डी। अक्सर आप लोग जब वाराणसी जाते हैं, विश्वनाथ नगरी, तो रास्ते में कैंट के पहले मड़ुआ डी स्टेशन पड़ता था। अब उसका नाम बदलकर बनारस हो गया है। इस स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है? बनारस हो गया है। यानी 64 साल पुराना इतिहास दोहराया गया है और अब इसके साइन बोर्ड भी बदलने शुरू हो गए हैं। ये देख रहे हैं ना, हिंदी में बनारस, संस्कृत में, इंग्लिश में और उर्दू में, इन चारों भाषाओं में लिखा गया है। मड़ुआ डी का नाम बदलकर अब बनारस हो गया है। और यह जो है 2019 में पूर्व रेल राज्य मंत्री, अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, मनोज सिन्हा जी ने शुरू किया था। फिर बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास गया और उन्होंने इसे स्वीकार कर इसे गृह मंत्रालय के पास भेज दिया और गृह मंत्रालय ने भी 31 मार्च 2020 को NOC दे दिया और उसी के बाद यह प्रक्रिया शुरू हो गई। अब बढ़ते हैं दोस्तों, US हैंडेड ओवर MH-60R हेलीकॉप्टर्स टू इंडिया। अमेरिका ने भारत को 2 MH-60R हेलीकॉप्टर को सौंप दिया है। तो इस तरह से फर्दर स्ट्रेंथनिंग द US डिफेंस पार्टनरशिप, द US नेवी हैज हैंडेड ओवर 2 MH-60R हेलीकॉप्टर्स टू द इंडियन नेवी। तो इस तरह से भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों में भी प्रगाढ़ता आई है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने 2 विमानों को भारत को सौंप दिया है और यह जो है द US नेवी फॉर्मली हैंडेड ओवर मल्टी रोल helicopter to the Indian Navy at a ceremony held at San Diego Naval Airport, North Iceland और NAS North Iceland। तो इस तरह से वहां पर इसको सौंपे और हमारे देश के जवान वहां पर प्रैक्टिस, इसको चलाने के लिए वहां पर परीक्षण किया गया और उन्हें सिखाया गया, उन्हें प्रशिक्षित किया गया। The induction of all-weather multi-role helicopter into the fleet is a significant step in the Indo-US bilateral defense relationship। यानी यह सभी मौसमों में काम करने वाला हेलीकॉप्टर भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगा। तो इस तरह से भारत जो है, इसमें जो समझौता हुआ था, तो 24 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीद रहा है और यह जो है अगले 3 वर्षों में यह 24 हेलीकॉप्टर अमेरिका के द्वारा भारत को दिए जाएंगे। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे।
और इसके बारे में क्या कहा, ऑल वेदर, ये सब में कारगर रहेगा। और इस तरह से 2020 में डोनाल्ड ट्रंप उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, खरीद को जो है मंजूरी दी गई थी। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। इंटरनेशनल अफेयर में सिंगापुर, इसके बारे में तो सुना होगा, बहुत ही खूबसूरत देश है, 100% अर्बनाइज कंट्री है, इसकी कैपिटल सिंगापुर सिटी है और यहाँ का जो करेंसी है सिंगापुर डॉलर है। तो अनवेल्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म, तो सिंगापुर ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया है। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि 45 फुटबॉल मैदानों के बराबर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। द प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ एफर्ट बाय द लैंड स्केयर्स साउथ ईस्ट एशियन सिटी स्टेट टू मीट ए गोल ऑफ क्वाड्रपलिंग इट्स सोलर एनर्जी प्रोडक्शन बाय 2025 टू हेल्प टैकल क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए 2025 तक अपने सौर ऊर्जा उत्पादन को यह चौगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भूमि की कमी वाले दक्षिण पूर्वी एशियाई शहर राज्य के प्रयासों का यह हिस्सा है। तो इस तरह से लोकेटेड ऑन ए रिजर्वायर इन वेस्टर्न सिंगापुर, यह पश्चिमी सिंगापुर के एक जलाशय पर स्थित है, इसीलिए इसको फ्लोटिंग कहा जा रहा है। तो 60 मेगावाट पीक सौर फोटोवोल्टिक फार्म सेमकॉर्प इंडस्ट्री की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा इसे बनाया गया। ये भी याद रखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, सोलर फार्म कैन हेल्प रिड्यूस कार्बन इमिशन बाय अबाउट 32 किलो टन एनुअली, यानी 32 किलो टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में यह मदद कर सकता है, जो सड़कों से 7,000 कारों को हटाने के बराबर है। अनलाइक ट्रेडिशनल रूफटॉप सोलर पैनल, फ्लोटिंग वंस परफॉर्म ऑलमोस्ट 5% to 15% बेटर ड्यू टू द कूलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। तो यह जो है जैसे कि नॉर्मल जो रूफटॉप पे होते हैं उसके विपरीत फ्लोटिंग वाले ज्यादा कारगर सिद्ध हो रहे हैं। तो द सोलर पैनल आर डिजाइन टू लास्ट फॉर 25 ईयर एंड ड्रोन विल बी यूज्ड टू असिस्ट विद मेंटेनेंस, इसके लिए ड्रोन जो है उपयोग किया जाएगा इसके रखरखाव और मेंटेनेंस के लिए। और करंटली देयर आर 4 अदर फ्लोटिंग सोलर पैनल प्रोजेक्ट अंडरवे इन सिंगापुर। तो यह 4 अन्य फ्लोटिंग जो सोलर पैनल हैं वह सिंगापुर में चल रहे हैं। सिंगापुर यहाँ आप देख सकते हैं ये मलेशिया से जुड़ा हुआ है, जोहोर स्टेट कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसे याद रखेंगे। इधर सिंगापुर स्टेट है जो है इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच में, और यहाँ के प्रधानमंत्री ली सियांग लूंग हैं और यहाँ की प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में, प्रोजेक्ट हंगुल की चर्चा करेंगे। हंगुल क्या है? यह यूरोपियन रेंडियर की प्रजाति है, उत्तर भारत विशेषकर कश्मीर में पाया जाने वाला लाल हिरण की एक नस्ल है। हंगुल इज ए ब्रीड ऑफ रेड डियर फाउंड इन नॉर्थ इंडिया स्पेशली इन कश्मीर, और यह इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसे जम्मू कश्मीर का राज्य पशु भी कहा जाता है। इट्स साइंटिफिक नेम इज, याद रखना, सर्वेस एलाफस हंगुलू, याद रखना। और यह ऊंची पहाड़ियों, जंगलों और वादियों में पाया जाता है। इसका वास जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। कश्मीर में इसे 12 सिंघा भी कहा जाता है, कश्मीरी स्टैग कहा जाता है। तो इसकी घटती आबादी को देखते हुए इन 1970 इन व्यू ऑफ देयर ड्वेलिंग नंबर्स ओनली 150, सोचिए, द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टेड द हंगुल प्रोजेक्ट इन 1970 इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी किसकी सहायता से? वर्ल्ड वाइड यानी विश्व वन्य जीव निधि के साथ मिलकर हंगुल परियोजना की शुरुआत की गई थी। यह जो है लाल हिरण या हंगुल अधिकतर यूरोप के ठंडे स्थानों पर पाया जाता है। भारत में वर्तमान में दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में है, और इसे विलुप्त हो रहे जीव को 1947 के बाद से ही IUCN की रेड डाटा लिस्ट में शामिल किया गया था, और इसे भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में भी रखा गया था। और 2017 में जब सर्वे किया गया तो 182 जो कि दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए गए। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट स्कीम में। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
तो दोस्तों देखिए इसका नाम इसमें क्या दिख रहा है, बीमा योजना। तो फसलों का भी बीमा होता है, यानी किसानों को यह लाभ दे रही है बीमा। बहुत ही अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना है प्रधानमंत्री के द्वारा। किसानों को प्राकृतिक संकट यानी जो डिजास्टर वगैरह आ जाते हैं, बाढ़ आ गई या ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, ओले पड़ गए, तो किसानों की जो फसल का नुकसान होता है तो उसका अगर बीमा हुआ है तो उसे जो है वापस पैसे मिल जाते हैं। इसके लिए भी कंडीशंस हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, जैसे आंधी, ओलावृष्टि, तेज बारिश, ये सब। तो इस योजना में लाभ लेने के, चूंकि भारत में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप हम लोग कल्टीवेशन करते हैं। कौन कौन सी? रबी, जायद और खरीफ। तो यह इसमें जो खरीफ की फसल के लिए किसानों को 2% प्रीमियम जमा करना पड़ता है। इसी तरह से रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम जमा करना पड़ता है। और किसानों को फसलों की जो किसी भी दैवीय आपदा के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए इस योजना के तहत खरीफ में बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, ग्वार, चवला, उड़द, अरहर, सोयाबीन, ये सब जो फसलें हैं, यानी यह सब को फसल बीमा के तहत लाभ मिलेगा अगर आपका नुकसान होता है। इसी तरह से रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, जीरा, धनिया, इसबगोल, मेथी, ये सब फसलें हैं। तो यह जो है इसमें, और जायद की फसलों के समय कोई ऐसी दैवीय आपदा नहीं आती है। ऐसे में उड़द, मूंग आदि फसलों को इस योजना से बाहर रखा गया है। हालांकि इसमें चर्चा किया गया है, लेकिन उस समय जो उगाई गई फसलें हैं उस समय का बीमा नहीं, क्योंकि उसमें पूरा रिपोर्ट देना पड़ता है। जैसे आपने फसल जैसे बोया उसके 10 दिन के अंदर आपको फॉर्म भरना होता है, और कटाई के 14 दिन के बीच में ही अगर इस तरह की घटना हो जाती है तब आपको मिलेगा इसका जो है, अगर बीमा किया है तब। तो इस तरह से, और फसल बीमा योजना के तहत जैसे बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन उसके लिए 5% भुगतान करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट दिया है 10 and 14 डेज। और जो बीमा की रकम तभी मिलेगी जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल कैलामिटी से हुई होगी, तभी मिलेगी। अब बढ़ते हैं वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। सीमा नंदा बिकम सॉलिसिटर ऑफ यूएस लेबर डिपार्टमेंट, यानी जोसेफ बाइडेन के अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है भारतीय मूल की सीमा नंदा। 53 to 46 वोटों से इनकी जीत हुई है। आप देख सकते हैं ये ओबामा प्रशासन में भी श्रम विभाग में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की वह सीईओ भी रह चुकी हैं। बहुत ही महान व्यक्तित्व हैं। और देखिए कि हमारे भारतीय किस तरह से अमेरिका के विभिन्न पदों पर आज वह हैं। तो नंदा मौजूदा समय में हार्वर्ड लॉ स्कूल लेबर एंड वर्क लाइफ फ्लो की वैज्ञानिक भी हैं। नंदा कनेक्टिकट, वहां का स्टेट है अमेरिका में टोटल 50 स्टेट है ना, तो कनेक्टिकट में पली बढ़ी हैं। उन्होंने वहीं से ग्रेजुएशन भी किया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में। सानिया मिर्जा गेट्स यूएई गोल्डन वीजा, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात का गोल्डन वीजा इन्हें प्राप्त हुआ है, और इस तरह से यह तीसरी भारतीय होंगी। इससे पहले आप संजय दत्त के बारे में हमने बताया था, शाहरुख खान और संजय दत्त के अलावा तीसरी, और ये खिलाड़ी हैं। तो इंडियन स्टार टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा हैज बीन ग्रांटेड ए गोल्डन वीजा बाय द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इस तरह सानिया मिर्जा हैज बिकम द थर्ड इंडियन टू गेट ए गोल्डन वीजा फ्रॉम द यूनाइटेड अरब अमीरात। ये देखिए शाहरुख खान और संजय दत्त को मिल चुका है। इस तरह से सानिया मिर्जा के पति जो शोएब मलिक पाकिस्तान के हैं, उनको भी सरकार ने गोल्डन, तो इस तरह से ये दोनों लोग वहां पर बिजनेस अपना शुरू कर सकते हैं, खेलों से जुड़ा हुआ बिजनेस। तो यह शादी के बाद से ही 2010 में हुई थी, और उसके बाद ही दुबई में रह रहे थे। तो यह गोल्डन वीजा की स्थापना 2019 में की गई थी, और इस यहाँ पर राष्ट्रीय प्रायोजक की आवश्यकता के बिना ही यहाँ बिजनेस करने की सुविधा दी जाती है। और यह वीजा 5 या 10 साल की अवधि के लिए होता है, बाद में अपने आप रेन्यू हो जाता है। हाँ, ये ध्यान रखेंगे। और अदर प्लेयर्स जिनको मिला है हु हैव बीन गिवन द गोल्डन वीजा इंक्लूड फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लुइस फिगो। टेनिस की दुनिया के नंबर 1 नोवाक जोकोविच को भी गोल्डन वीजा मिल चुका है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। Xiaomi overtakes Apple to become world's second largest smartphone company.
दोस्तों, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्ट फोन कंपनी बन गई है Xiaomi। याद रखेंगे 83% का उछाल दर्ज किया गया पिछली तिमाही में। तो इस तरह से यह नंबर 1 पे आ गई है। अभी तक टॉप 2 स्मार्टफोन कंपनियां सैमसंग और एप्पल थी, यानी नंबर 1 पे सैमसंग थी, एप्पल नंबर 2 पे थी, अब एप्पल नंबर 3 पर जाकर खिसक गई है। यानी 19% हिस्सेदारी के साथ सैमसंग, Xiaomi 17% एंड 14% एप्पल। तो एप्पल आपको पता है अमेरिकन कंपनी है, Xiaomi चाइनीज है और सैमसंग दक्षिण कोरिया। इस तरह से भी प्रश्न आ जाते हैं तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हालांकि Xiaomi के लिए अभी कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं Oppo एंड Vivo भी, तो यह भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। पंजाब बॉर्न आयरिश प्लेयर सिमी सिंह क्रिएटेड हिस्ट्री। 8वें नंबर पर आकर इन्होंने शतक जड़ दिया। तो इस तरह से उत्तरी आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की सीरीज, जिसमें पहली सीरीज में बारिश हो गई थी, अन्य 2 मैचों में 1-1 पर बराबरी पर। अब आगे जो है डबलिन में यहां पर T20 सीरीज भी होगा। तो इसमें जो है यह आयरलैंड के खिलाड़ी ने भारत के पंजाब में जन्मे थे 1987 में और इन्होंने 8वें नंबर पर आकर शतक जड़ दिया और ऐसा कारनामा करने वाले यह विश्व के पहले खिलाड़ी हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले भारत इंग्लैंड सीरीज में सैम करन ने 95 रन बनाया था, ध्यान रखेंगे। हालांकि शतक किसी ने नहीं मारा था, तो ये सिमी सिंह ने शतक मार दिया है, तो इनका भी नाम याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, सुमित नागल को मिला ओलंपिक का टिकट। तो ये 154th रैंक, लेटेस्ट एटीपी रैंकिंग में 154वीं रैंक। तो रोजर फेडरर जैसे खिलाड़ी इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, राफेल नडाल भी नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से, इनके हटने की वजह से सुमित नागल को टोक्यो ओलंपिक का टिकट मिल गया है। यह भारतीय खिलाड़ी हैं और इनसे आशा की जा रही कि इस बार यह पदक जीतेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज में। आज वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस है, यानी अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस है। हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है और दिस डे इज नोन एज इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे। It reflects the importance of fighting against impunity and bringing justice to the victims of war crime, crime against humanity and genocide। और दोस्तों 1998 में 1998 में आज ही के दिन यानी 17 जुलाई को आपराधिक न्याय की नई प्रणाली की स्थापना के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेटेस्ट टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। जैसा कि सल्तनत पीरियड चल रहा है, ये चौथा वंश पे हम लोग पहुंच गए हैं। जैसे हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी किया, खिलजी डायनेस्टी किया, तुगलक डायनेस्टी किया, आज हम बात करेंगे सैयद वंश। तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। तो यह 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश चला था, यानी 37 वर्षों तक इसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। तो यह खिज्र खां ही, सीधे प्रश्न आता है सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो खिज्र खां था। और ये बहुत ही रैयते आला की उपाधि इसको तैमूर ने दिया था। वापस लौटते हुए मुल्तान, लाहौर और दीपलपुर का शासक इसे नियुक्त किया था और बाद में इसने दिल्ली सल्तनत पर भी कब्जा कर लिया। यानी नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद इसने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया। कब? 1414 में। हालांकि यही एक ऐसा शासक है जिसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, रैयते आला से ही संतुष्ट रहा और यह बहुत ही उदार था। अपने सैनिकों से जब बात करता था तो खड़े होकर के बात करता था। तो यह जो है, और कभी भी सिक्के में भी उसने जो है, यह जैसे उसका जो तैमूर का उत्तराधिकारी शाहरुख था, वह उसी को सिक्के और जवाहरात पहुंचाता रहा। जो है, इसने अपने खुतबे में भी शाहरुख का ही नाम खुदवाया था और सिक्कों पर सदा तुगलक वंशों का ही नाम अंकित करवाया, कोई चेंज नहीं किया। तो इस तरह से, और यह कह सकते हैं बुखारा के शेख जलालुद्दीन ने खिज्र खां को सैयद कह के पुकारा था और 1421 में जब इसकी मृत्यु पर लोगों ने काले वस्त्र पहनकर शोक प्रकट किया था। तो यह बहुत ही उदारवादी व्यक्तित्व था। इसके बाद मुबारक शाह जी आते हैं। खिज्र खां की मृत्यु के बाद उनके पुत्र मुबारक शाह के नाम से 1421 में शासक बना। ये तो नहीं मानने वाला था। ये कहा जाता है कि सैयद वंश का सबसे योग्य शासक जो था, मोस्ट कैपेबल रूलर जो था, वह यही था।
ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इसने जो है बहुत सारा चेंज, जो नाम अपने जो है नाम का खुतबा पढ़वाया, नाम के सिक्के चलवाए, सब हटा दिया जो सैयद खिज्र खां साहब किए थे। और इसने अपने पिता के विपरीत विदेशी स्वामित्व को भी अस्वीकार कर दिया और शाह की उपाधि धारण की। और इसका जो वजीर था एक हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान मलिक सरवर उल मुल्क था। तो इसी समय उत्तर पश्चिम सीमा पर खोखर नेता जसरथ ने विद्रोह कर दिया। तो टू सरपास दिस मुबारक शाह सेंट अफगान सरदार बहलोल लोदी बट इट हैपेंड विथ हिम। तो इस तरह से यह इसने दबाने के लिए मुबारक शाह ने अफगान सरदार बहलोल लोदी को भेजा, परंतु यह उसके साथ हो गया। बहलोल लोदी धोखा दे दिया। फरवरी 1434 ईस्वी में यानी 1434 में जब मुबारक शाह मुबारकाबाद में निरीक्षण कर रहा था तो उसके वजीर मलिक सरवर उल मुल्क ने धोखे से उसकी हत्या कर दी। इसको यहां धा कर लीजिएगा। तो इस तरह से याहिया बिन सरहिंदी अहमद को इसी शासक का राज्याश्रय भी प्राप्त था। इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह। तो इस वंश का शासक था, एक तरह से देखा जाए तो यही लास्ट कह सकते हैं, हालांकि एक और आए थे। तो मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को पुत्र कहा और उसे खाना या खाने जहां की उपाधि दी बहलोल लोदी को, और यही बाद में लोदी वंश की स्थापना भी कर दी। तो इस तरह से वह क्यों इसको उपाधि दी, क्योंकि अपने दुश्मनों से अपनी सुरक्षा के लिए बहलोल लोदी पर ही यह निर्भर था। और इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह आया और यह इस वंश का अंतिम शासक था। और इसका अपने वजीर हमीद खां से झगड़ा हो गया और ये जो हमीद खां था बहलोल लोदी से मिल गया और उसको बोला कि अब आप शासक बनो, इसको हटाया जाए। तब अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं चला गया और वह जीवन पर्यंत वहां पर शासन करता रहा अपनी मृत्यु तक। और 1450 में अपनी गद्दी बहलोल लोदी को सौंप दी, यानी 1451 से लेकर के लोदी वंश आ जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में है ताई मीना, संध्या रानी सामंतरा, रोली सरोज, अंकिता राठौर, रेणु बाला, सचिन वशिष्ठ, निधि राठौर, त्रिवेणी बघेल, एकता, अजय सिंह, साईं तेजा दुग्गी, नीरज यादव, स्वप्निका सिंह, मधु आशुतोष, नाइम अंसारी, देव्यांशी सिंह, आरू क्रिएशन, सुरजीत यादव, प्रतीक झा, संदीप यादव, विनोद जायसवाल, अभिषेक यादव। आज आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, व्हाट इज कोवी होम? कोवी होम है क्या? तो यह वैक्सीनेशन है, टीका है, या टेस्ट किट है, मेडिसिन है, या संस्था है? अब बढ़ते हैं दोस्तों, विच कंट्री हैज रिसेंटली गिवन MH-60R हेलीकॉप्टर टू इंडिया? इजराइल, अमेरिका, रूस एंड फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनवेल्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फॉर्म? जापान, सिंगापुर, म्यांमार, वियतनाम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगुल इज मेनली फाउंड इन विच नेशनल पार्क? पिन वैली, दाचीग्राम, राजाजी नेशनल पार्क, या ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अवेल बेनिफिट ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रीमियम डू फार्मर हैव टू पे फॉर खरीफ? रवि नहीं कह रहा हूं, खरीफ फसल के लिए 2%, 3%, 4% या 5%। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन प्लेयर हैज बीन granted golden visa by the government of United Arab Emirates? साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, अभिनव बिंद्रा, या सचिन तेंदुलकर? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन कंपनी इन द वर्ल्ड? एप्पल, शाओमी, वीवो, ओप्पो? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्लेयर सुमित नागल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज एंड शूटिंग? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ऑब्जर्व? 12 जुलाई, 13 जुलाई, 15 जुलाई एंड 17 जुलाई? एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी नेवर एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान? सैयद वंश के किस शासक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और रैयत आला ही रह गया? खिज्र खां, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, या मुबारक शाह? तो इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आप लोग हालांकि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। और प्लीज आज अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।